फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस एजुकेशनल चैनल पे। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं बिहार लोक सेवा के टीआरई 3 का विज्ञापन संख्या 22/2020। चलिए इसमें खंडवार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगला खंडवार चूज करते हैं कोई एक। तो हम चूज कर लेते हैं चयन प्रक्रिया को। तो देखते हैं चयन प्रक्रिया का क्या इन्होंने दिया है। तो चलिए 4 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी। ठीक है। अब इसमें 1 से 5 के लिए जो दिया गया है विषय वो भाषा है और समान अध्ययन है। ठीक है। टोटल 150 प्रश्न है, भाषा के लिए 30 और समान अध्ययन से 120। ठीक है। टोटल मिला के हो गए 150। आपके टाइम भी दिया गया है 150 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे। अब आपको जो भाषा है उसमें ओनली उत्तीर्ण होना है, मतलब कि 30% लाइए, और इसमें और कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपका 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन है उसमें आपको अच्छे से स्कोर करना है, उसी पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, ये सब दिया हुआ है। आप इस तरह से सब कुछ पढ़ लें। ठीक है। अब आप 6 to 8 के लिए जब बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शन है: भाषा, समान अध्ययन और विषय। भाषा से 30, समान अध्ययन से 40 और विषय से 80 प्रश्न होंगे। टोटल मिला के 150 हो गए। इसमें भी उसी तरह से है कि आपको भाषा जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें 30% लाना है, अनिवार्य लाने होंगे, और समान अध्ययन और आपके विषय को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो समान अध्ययन में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय आंदोलन वगैरह ये सब पढ़ना है, और आगे जो आप अपना सब्जेक्ट चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है। आगे जब चलते हैं तो 9 to 10 के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 to 10 का जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए बात करते हैं। इसमें भी 3 तरह के सेक्शन है: भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय। उसी तरह से 6 to 8 की तरह सब कुछ इसमें भी है कि आपको 30% लाना अनिवार्य है सब्जेक्ट में। बाकी आपका सामान्य अध्ययन और विषय के आधार पे आपको सारा आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। आगे चलते हैं तो 11 से 12 की बात करते हैं। तो उसमें भी आपको 3 खंड दिए हुए हैं: भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय। उसमें भी सेम टू सेम उसी तरह से जैसे कि ऊपर से हम लोग डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए आगे क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट दिया हुआ है देखते चलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर ही बताया कि भाषा जो है क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है। उसमें सिर्फ 30 नंबर ला के क्वालिफाई होना है। ठीक। आगे सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है। इसमें 4 या 5 क्वेश्चन आपके आते हैं जो टीआरई 1 में आए होंगे, उसी तरह से होंगे। ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो बढ़िया है, सब अपना कर लेता है। ठीक है। आगे चलते हैं तो देखते हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के कंडिका 7.5 के आलोक में परीक्षा के लिए हर्तांक नियत परीक्षा के विवेकाधिकार आयोग का होगा। ठीक है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक कितना, दिनांक कितना एवं पत्रांक कितना, दिनांक कितना के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%। ठीक है। अब आपको शामिल होने कितना मतलब कि लाइएगा तो आप पास हो सकते हैं। तो जनरल जो होंगे 40%, पिछड़ा जो होंगे 36.5%, अत्यंत पिछड़ा जो होंगे 34%, और दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32%। ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप पास हो सकते हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेगा सूची कैसे तैयार किया जाएगा आपका, ये रहा आपका मेगा सूची। सॉरी, शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेगा सूची का निर्धारण कैसे करेगी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और 3, क्योंकि पहला जो भाग है वो तो भाषा है, वो तो बस ऐसे ही है। तो भाग 1 और 2 और 3 के आधार पर होगा। आयोग के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। ठीक है। सामान्य अध्ययन और आपका जो विषय है उसी के आधार पर आपका मेगा सूची तैयार होगा। जैसे कि ऊपर से मैंने बताया, लिखित परीक्षा में स्टूडेंट के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 के प्राप्तांक तथा चयनित विषय के समान अंक होने की स्थिति में भाषा विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेगा सूची निर्धारित होगा। अगर मान लेते हैं किसी 2 कैंडिडेट का भाषा और सामान्य अध्ययन का मार्क्स मिल जाते हैं तो आपका जो भाषा है उसको देखा जाएगा और उसके आधार पर जिसका ज़्यादा मार्क्स बनेंगे उसका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। भाषा विषय के भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में
उम्र तथा उम्र में समानता होने की स्थिति में देवनागरी लिपि में, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि तीनों सेक्शन आपके मिल जाते हैं तो आपका उम्र देखा जाएगा, आपकी उम्र क्या है, जिसका ज़्यादा उम्र रहेगा उसको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अगर वो भी समान हो गए तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार की बढ़ते, जैसे कि अब आपका पहले अच्छे समझते हैं इसको, इस पॉइंट को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आपका मेगा सूची कैसे तैयार होगा। जैसे कि इसमें 3 खंड है आपके एग्जाम के लिए, भाषा, सामान्य अध्ययन और आपका विषय। अगर सामान्य अध्ययन और विषय अगर 2 कैंडिडेट का सेम हो जाते हैं तो आपको भाषा का भी मिलान करके आपका जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा। अगर भाषा से भी आपका सेम आ जाता है तो आपके उम्र का आधार किया जाएगा, जिसका ज़्यादा उम्र होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। अगर उम्र भी सेम हो गया तो उस कंडीशन में नाम के आधार पर दिया जाता है, जैसे जिसका नाम पहले आएगा, जैसे कि ABCD में जिसका A पहले आ जाता है उसको दिया जाएगा, और B जिसका नाम होगा B से स्टार्ट होगा उसको दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। फिर आगे क्या बोलते हैं, अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों, उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय चयन कर सकते हैं। तो आपको एक ही विषय का चयन करना है, ठीक है। औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, एक ही बार में आपको परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा, बार बार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत ही आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अधिमानता में देख लेते हैं क्या क्या है। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापकों के पद के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों की प्रायोरिटी अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। आपको एक से ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आवेदन देना है। अगर आपका गलती हो जाता है तो वहाँ कैंसिल करके फिर से आपको करना है उसी लॉगिन और उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। मेघाक्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय पद के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक से अधिक एक ही पद आवंटित किया जाएगा, ठीक है। एक ही पद आपको आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के स्वर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य स्वर्ण के अतिथि विचार नहीं करेगा, जिस पर अभ्यर्थी की कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि 1 to 5 में भी डाल दिए, 6 to 8 में भी डाल दिए, और दोनों में सिलेक्शन हो गया तो किसी एक को ही उनको चुनना होगा, और ऑनलाइन आवेदन करते समय उनको ये घोषणा पत्र में भी देना ही होगा। तो उस समय आप कुछ कह नहीं सकते कि हम क्या करेंगे, तो आपको कोई एक चुनना होगा, ठीक है। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय 3 जिला की अधिमानता अवरोही क्रम में देना होगा। आपको 3 जिला सेलेक्ट करना होगा। सफल अभ्यर्थी के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेघा के आधार पर उन्हें जिला आवंटन किया जाएगा, ठीक है। आपका जिस तरह से रैंक आएगा उसके अनुसार आपको जिला दिया जाएगा। अभ्यर्थी की मेघा के अनुसार तीनों अधिमानता में किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित किया जाएगा। मान लीजिए आपने 3 जिला दिया है, आपको तीनों नहीं मिल पाता है, तो आपको जो भी पहले अल्फ़ाबेटल ABCD में होगा उसके अनुसार आपको जिला दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है शिक्षा विभाग के निर्गत अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों को चयन पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात पदस्थापना मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु मेघा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं पर उपलब्ध के अनुसार विद्यालय में पदस्थापना किया जा सकेगा, ठीक है। दिशा निर्देश क्या दिया है, ठीक है, देखते हैं आगे। कोई अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य अध्यापक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ये यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन ये मान लीजिए आप कि जैसे कि आप 1 to 5 का भी भरते हैं तो 1 to 5 के लिए 1 to 3 टाइम आप भर सकते हैं। फिर अगर 6 to 8 के लिए भरते हैं तो उसमें भी 3 टाइम भर सकते हैं आप।
ये नहीं है कि आप किसी में भरे 3 टाइम यहाँ बैठेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अलग अलग श्रेणी में भर सकते हैं, 3 टाइम बैठ सकते हैं। ठीक है। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति के अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथावश्यकता प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए दृष्टियों से उपयुक्त है। ठीक है, आपको जांच उपरांत आपको दिया जाएगा। ठीक है। आयोग द्वारा विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक का भर्ती द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्र विषयों के स्तर पर विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग इतना पे उपलब्ध है। आप अपना वेबसाइट पे हमेशा कैंडिडेट जो भी फॉर्म भरता है उसको तो वेबसाइट देखना ही पड़ता है, आप अपना हमेशा वेबसाइट देखते रहिए। चलिए आखिरी खंड इसको देख लेते हैं। आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों के अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक तथा परीक्षा के अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। आप जो अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता देंगे उसी के आधार पर आपको सत्य मान के कार्रवाई किया जा रहा है। आयोग के द्वारा तैयार औपबंधिक मेगा सूची शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किए गए दावे के सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदन के दावों और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेगा सूची को प्रशासनिक शिक्षा संबोधित कर सकेगा। ठीक है, तो जो भी अपना आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसी के आधार पे आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जांच करके आपको विद्यालय आवंटन वगैरह किया जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो इसके आगे तो दोस्तों आरक्षण है जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए ठीक है, इसमें इतना ही, तो धन्यवाद।